हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मेरा नाम है प्रियेश पारिक। आज की डेट है 29 अगस्त और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी हमारे पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, उनकी याद में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दो तीन क्वेश्चन है जो आपसे कल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था नास्कॉम के बारे में। क्यों? क्योंकि आपसे पर्सन का नाम पूछा गया था, सिंधु गंगाधरन जी का। ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये नेस्कॉम की महिला अध्यक्ष है। नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। देखिए क्या है कि आईटी इंडस्ट्री है हमारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम इंडस्ट्री कहते हैं इसको हम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इस इंडस्ट्री की एक ये ऐसी कंपनीज जो कि इस क्षेत्र में काम करती है, उनकी एक एपेक्स बॉडी है। ये हमारी नॉन गवर्नमेंटल, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी गैर गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में काम करने वाली सभी आईटी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनीज जो कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करती, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और उनकी वॉइस को रेज करना। क्लियर? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1988। इस संस्था के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब इसके राजेश नेम्बियार जी अध्यक्ष थे पहले, उसके बारे में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वर्तमान में बनी हमारी गंगा सिंधु गंगाधरन जी बनी चेयरपर्सन, श्रीमती सिंधु गंगाधरन जी, ये बनी है प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। क्लियर? आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्तमान में नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है? सिंधु गंगाधरन जी हैं। और स्थापना होती है इन ईयर 1988 और नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है, जिसकी अच्छा इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अगर आपको पता हो, नंदन नीलेकनी जी हैं। नंदन नीलेकनी। अगर यदि आपको आधार के बारे में जानकारी है, तो हमारे यूआईडीआई आधार अथॉरिटी है, आधार प्राधिकरण है, उसके समय चेयरमैन थे नंदन नीलेकनी जी। और एक नारायण मूर्ति इंफोसिस के फाउंडर है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, नारायण मूर्ति। और एक है एचसीएल के फाउंडर थे, वो इसके मेंबर रहे हैं। क्लियर? फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं नेस्कॉम के बारे में। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल सेंटर ऑफ फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। देखिए इसकी स्थापना की गई है आईआईएम बेंगलुरु के द्वारा, और उसने आईआईएम बेंगलुरु ने एमओयू किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है? आईआईएम बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर या बेंगलुरु। क्लियर? एक तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की शुरुआत कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 2016। कब हुआ था? यूपीआई वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 और अप्रैल 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी विद दी एज द पायलट प्रोजेक्ट अलोंग विद दी 21 बैंक्स। 21 बैंक के साथ यूपीआई की शुरुआत की गई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और अगस्त 2016 में इसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर आ चुका था। राइट? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक आजकल आपने न्यूज सुनी होगी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। राइट? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में तो ध्यान रखिएगा। आपके लिए अगला सवाल जो है आज का, वो सवाल है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। आपने इसके बारे में खूब नाम सुना होगा इन दिनों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना।
इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई है, किस समिति के द्वारा, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है? ये आपके लिए आज क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको पता लगाना है इंडिया और सिंगापुर। देखिए सिंगापुर भारत का एक एफडीआई में मेजर कंट्रीब्यूटर है। इंडिया सिंगापुर की मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग किस जगह पर हुई है? भारत में हुई है, सिंगापुर में हुई है। तीसरा सवाल आपके लिए है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम्स वुशु चैंपियन, कौन सी चैंपियन है? वुशु की स्पर्धा है, वुशु चैंपियनशिप किस स्टेट में हुई है, किस राज्य के अंदर आयोजित की गई है रिसेंटली? आपको बताना है, 3 सवाल है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने का प्रयास करिए अपने एंड पर, और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इजीली। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना, राइट? इस स्कीम से काफी अवेयर होंगे आप लोग, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है, कौन सा आंसर ऑप्शन दिया गया करेक्ट है। which of the following option are correct regarding the प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY? क्लियर? so this scheme was launched in the year 2014 on 28th of August। बिल्कुल सही बात है, कल ही 28 अगस्त थी, और इस योजना के लॉन्च होने के 10 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए, कंप्लीट हो गए। तो ये पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रुपीज 2.5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। मतलब इस योजना में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट होल्डर हैं, जिनके पास इस प्रकार का अकाउंट ओपनिंग, उन्होंने अकाउंट होल्डर हैं, उन्हें एक्सीडेंट में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, उसके लिए 2.5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया गया। बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? ये 2.5 लाख नहीं, ये ₹2 है ओनली। कितने? 2 लाख का है, 2.5 लाख का नहीं है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन है आउट ऑफ टोटल अकाउंट 55% ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओपन बाय दी विमेन बेनिफिशियरी, यानी महिला लाभार्थियों के द्वारा कुल अकाउंट ओपन किए गए, उसका 55% अकाउंट महिलाओं द्वारा होल्ड किया जाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन करता है, इजीली आप ये काट सकते हैं, और बिना चौथे ऑप्शन को अटेम्प्ट किए आप इस आंसर पे पहुंच सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। चौथा हम पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर गेटिंग एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज अप टू 15,000। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी वो एक बार में 15,000 रुपए ओवरड्राफ्ट कर सकता है, यानी पहले ले सकता है और बाद में जमा कर सकता है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये, क्योंकि 15,000 नहीं, ये है ₹10,000। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही है हमारा, जिसमें ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली है। क्लियर? इस प्रकार से टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो राइट आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग दोज ऑप्शंस। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज अनाउंस्ड ऑन द 15th of August 2014 बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई थी। इसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त को, 13 दिन बाद इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अनाउंसमेंट होती 15 अगस्त को, लेकिन लॉन्च होती 28 अगस्त को। सक्सेसफुली 10 साल इस योजना ने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इसे कौन सा मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रहा है? तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इंप्लीमेंटिंग दी प्रधानमंत्री जनधन योजना since 2014 which has completed 10 successful years of implementation। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप सभी जानते हैं भारत के अंदर अभी तक, जब तक ये योजना लॉन्च नहीं की गई थी, ऐसे कई करोड़ों लोग थे जिनके पास बैंक में अकाउंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनको जो एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है, यानी संस्थागत ऋण मिलता है, उसकी सुविधा नहीं थी। जो बिचौलिए थे, साहूकार थे, उनके द्वारा उनको अधिक ब्याज पर पैसा मिलता था। अगर उनके पास सही बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या होगा? अगर सरकार सब्सिडी देना चाहती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना चाहती है किसी योजना के तहत, तो वो उनके अकाउंट में नहीं पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी का लीकेज था, और जो सेवाएं सरकार देना चाहती है उनका लाभ उन असली और सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा था। इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को दूर करने के लिए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पे प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा। देखिए इसका एडवांटेज ये है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम व्हिच हैज द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से
बदलाव लाने की क्षमता रखती है एंड इट्स डिजिटल इनोवेशन। क्यों? देखिए, डिजिटल इनोवेशन कैसे हुआ, डिजिटल नवाचार किस प्रकार से हुआ, आप सभी जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास अकाउंट उसके पास बैंक अकाउंट होगा, क्या होगा कि वो लोन ले सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है, किसी प्रकार का इंश्योरेंस होता है कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, इवन जो उनके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज मिलता है। अलग अलग स्कीम्स के द्वारा जो सरकार पैसा मुहैया कराती है आम जन को, उसका लाभ वो व्यक्ति ले सकता है। कहीं ना कहीं डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और जब से हम देख रहे हैं यूपीआई आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम इंटरफेस, फोन पे, इस प्रकार की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आई है, उसके बाद से इनोवेशन इस सेक्टर के अंदर बढ़ा है, ये बिल्कुल इजीली विजिबल है। अच्छा, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सभी अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे गरीब लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स पुअर इन दी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी मुख्य आर्थिक आर्थिक क्षेत्र की मुख्य धारा है, आर्थिक क्षेत्र की मुख्य धारा में गरीब लोगों को जोड़ता है, जिससे कि ऐसे लोग जो कि हाशिए पर रह गए, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, या जिस प्रकार से देश की तरक्की हो रही उनका विकास नहीं हुआ, उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया है, इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये ऐसा पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, जो आपसे किसी फॉर्म में स्टैटिक रूप में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, यूनिवर्सल यूनिवर्सल अफोर्डेबल एंड फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब सार्वभौमिक रूप से, यानी किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, अफोर्डेबल यानी सस्ती दरों पर, सस्ती कीमत पर, और फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। कौन कौन सी है? कि मतलब एक व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, राइट? अगर बैंक अकाउंट ओपन होगा तो उसकी स्मॉल सेविंग्स भी हो सकती है, लघु बचत भी हो सकती है, आरडी, इवन एफडी हो सकती है। इंश्योरेंस एंड बीमा ले सकता है। आप सभी जानते हैं कि कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ वो व्यक्ति ले सकता है। नेक्स्ट है कि क्या करता है ये, कि जो बैंकिंग क्षेत्र हमारा, उसमें कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं फीचर्स की, इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पहली हम बात करें योजना की, तो क्या होता है कि इस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति अगर अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसे एक रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका यूज करते हुए किसी एटीएम कार्ड से व्यक्ति पैसा विड्रॉ कर सकता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना होता है। और इसी के साथ एक इनबिल्ट फीचर है, यानी जिस व्यक्ति के पास रुपे डेबिट कार्ड है, अकॉर्डिंग टू दी प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसे 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है बाय डिफॉल्ट। ये हमारा एक ऑप्शन सही होता है यहाँ से। सेकंड हम बात करते हैं इसमें क्या सुविधाएं मिली है। जो व्यक्ति अकाउंट होल्डर है अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसे 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट करने की परमिशन मिलती है किसी भी वित्तीय आपातकाल में। मान लीजिए किसी परिवार में हेल्थ इमरजेंसी, को बीमार हो जाता है, या कोई और अन्य कारण से उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसे 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट करने की, यानी उसके अकाउंट में भले ही कम पैसे हों, बट 10,000 रुपए मैक्सिमम और निकाल सकता है, राइट? अगर उसके अकाउंट में 1,000 रुपए है तो 11,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है और बाद में उसे डिपॉजिट कर सकता है। तो दो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है। अब थर्ड पार्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का अकाउंट ओपन करने के लिए फीस नहीं ली जाती है। आप जानते हैं अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो कुछ फीस ली जाती है। अगर मान लीजिए फीस नहीं भी ली है तो कहीं ना कहीं मिनिमम अमाउंट होल्ड करना होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आप सभी इस बैंक से परिचित होंगे। आईसीआईसीआई बैंक डिमांड्स दैट द बैंक यूजर नीड्स टू मेंटेन ₹10,000 बैलेंस इन हिज और हर अकाउंट, यानी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर किसी व्यक्ति को अपना अगर अकाउंट मेंटेन करना है तो उसे 10,000 रुपए मिनिमम राशि रखनी पड़ती है, जबकि ऐसी कोई बाध्यता इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नहीं रखी गई है। और किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट को मेंटेन करने का चार्ज बैंक के द्वारा इस योजना के तहत चार्ज नहीं किया जाता। साथ ही साथ इस योजना के तहत कोई मिनिमम बैलेंस, अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो 3 बड़े अच्छे फीचर हैं। चौथी हम बात करें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट होल्डर हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस योजना के तहत अकाउंट खोला है, उन्हें किन योजनाओं का लाभ मिलेगा? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। सब्सिडीज आ सकती हैं, कोई मान लीजिए कैश वाउचर्स हो जिसमें कि स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, उनका लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हमने इनके बारे में पढ़ा है, आगे डिस्कस डिटेल में हम कर लेंगे इन दी नेक्स्ट क्लासेस। अटल पेंशन योजना, इसमें क्या है, 18 से 40 वर्ष के कोई व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकते हैं, और उन्हें 60 साल की एज के बाद 1,000 से लेकर अलग अलग कैटेगरीज में पेंशन मिलना शुरू होती है
एज पर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये बात है अटल पेंशन योजना के अंदर। एक आपने स्कीम सुनी होगी मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक के अंदर क्या होता है, तीन कैटेगरीज है, शिशु, किशोर, तरुण। इन तीन कैटेगरीज में अलग अलग श्रेणी के लोन मिलते हैं। 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, इस प्रकार से। तो शिशु के अंदर 50,000 का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख का मिलता है, और तरुण कैटेगरी के अंदर लगभग 20 लाख का लोन है। पहले 10 लाख का था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 10 की जगह 20 लाख कर दिया है इन दी न्यू बजट। ये हम बजट में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स क्या है, इस योजना के लाभ क्या मिले। अब हमने इतनी बात की कि इसके इतने लाभ है, तो रियल में इसका लाभ क्या हुआ है। तो देखिए 14 अगस्त 2024 तक का डेटा है, वो हमारे सामने आने वाला है। अब तक भारत में 53.14 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट ओपन किए हैं सिंस इट्स लॉन्च, और उसमें से 66.6% अराउंड 35.37 करोड़ जो अकाउंट कहाँ पर है, ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। और इसमें से भी जो 66 जो कुल अकाउंट ओपन किए गए हैं, उसमें से 55% यानी 29.56 करोड़ अकाउंट किसके हैं, महिलाओं के। हमने बात की थी ऑलमोस्ट 55% जो है महिलाएं हैं वो इसमें अकाउंट होल्डर। बिल्कुल सही बात है, इतना अकाउंट हमें देखने को, इतना फिगर हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होगा तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की मुख्य धारा में जुड़ेगा। उसे कंपनी से, जब जिस फर्म के लिए काम करता है उससे सीधा बैंक में पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सेविंग करने की उसकी नेचर डेवलप होगी। और यही होता है कि इन बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या हुआ है, टोटल डिपॉजिट बैलेंस कितना हुआ है, 2.3 लाख करोड़ रुपए का। और ध्यान रखिए डिपॉजिट्स है ना, इनका भी परसेंटेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 15 गुना बढ़ा है डिपॉजिट्स सिंस इट्स बिगिनिंग। यानी 2014 में अगर देखा जाए, कंपेयर करें, उसके बाद से 15 गुना इसमें डिपॉजिट यानी जमा करने की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ी है। साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग जो है वो कितनी बढ़ी है, 3.6 गुना बढ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि समय अगर कि 10 लाख अकाउंट ओपन हुए थे, 1 करोड़ हुए थे, तो कितने हो गए हैं, लगभग 3.6 करोड़ अकाउंट ज्यादा ओपन होने लगे हैं। और अच्छा, मैंने बात की थी एक रुपए डेबिट कार्ड इसमें लॉन्च मिलता है अकाउंट होल्डर को। तो कुल कितने रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए, 36.14 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड किए गए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि अब हमने इतने अकाउंट की बात की, तो हर व्यक्ति के अकाउंट में कितना पैसा है। तो जितने भी हमारे पास फिगर आए हैं, लगभग 53 53.14 करोड़ अकाउंट्स हैं। इसमें से हर अकाउंट में एवरेज 4,352 रुपए पाए गए हैं। क्लियर? एज और 14 अगस्त 2024, जो कि 2015 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। मतलब उस समय में लगभग 1,100 करीब का एवरेज बैलेंस हुआ करता था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में, यानी इसका नाम है नव भारत साक्षरता प्रोग्राम कह सकते हैं या उल्लास कह सकते हैं। इस योजना के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, असत्य है। क्लियर? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें पैसा कुछ हद तक पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, कुछ पैसा राज्य सरकारें दे रही है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 5 इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 टू 2026-27, बिल्कुल 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2026-27 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द स्कीम एम्स टू कवर अ टारगेट ऑफ 5 करोड़ नॉन लिटरेट, यानी इस योजना के तहत 5 करोड़ असाक्षर लोगों को, निरक्षर लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्रतिवर्ष 1 करोड़ निरक्षर लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। अब 3 ऑप्शन सही हो गए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। तो क्या कहता है, द स्कीम एम्स टू कवर नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 इयर्स एंड अबव, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये 10 वर्ष या उससे अधिक जो बड़े लोग हैं, जिन जो कि निरक्षर हैं, उनको टारगेट किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये 15 वर्ष है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो कि निरक्षर हैं, उनको इस स्कीम के तहत टारगेट करने का प्लान सरकार ने रखा है। देखिए इस स्कीम का नाम क्या, उल्लास है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन दिस सोसाइटी, समाज में सभी के लिए सीखने की एक समझ है, इस योजना का नाम है। या कह लीजिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके तहत भारत के अंदर 2030 तक लिटरेसी को इंप्रूव करना ऑलमोस्ट 100%। ये किस प्रकार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी शिक्षा मंत्रालय वो इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये स्कीम कब तक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है NILP, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, 2022 से 2027 तक है। क्लियर? अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके लिए कितना फाइनेंशियल अलॉटमेंट किया गया है, 1,037
करोड़ रुपए अराउंड। और इसमें से जो है 337 करोड़ रुपए स्टेट देंगे और अराउंड 600-700 करोड़ रुपए कौन देगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने बात की थी कि इसमें 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स यानी 5 करोड़ निरक्षर युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रति वर्ष जो मिलेगा कितना? 1 करोड़ पर ईयर। एक साल में 1 करोड़ लाभार्थी होंगे और अगले 5 साल में इसमें कितने होंगे? 5 करोड़। और इसमें एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जिनकी प्राप्ति कब करनी है? 2030 तक। सो वी हैव टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द ईयर 2030 एंड टू अटेन दोज sustainable development goal 4.6 which deals with the ensuring all the youth and substantial proportion of adults both men and women to be achieved full literacy and numeracy by 2030। यानी सतत विकास लक्ष्य 4.6 में कहा गया है कि विश्व भारत के सभी युवाओं को, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको फुल्ली का करना, साक्षर बनाना और उनकी संख्यात्मक ज्ञान उनका होना चाहिए बाय द ईयर 2030। इसको अचीव करने की दिशा में हमने काम किया है। ये स्कीम इसके 5 कंपोनेंट है, 5 भाग है। पहला भाग क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए इसे लिखना कैसे, पढ़ना आना चाहिए। दूसरा न्यूमरेसी, उसे अंकों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट है क्रिटिकल लाइफ स्टेज यानी कुछ महत्वपूर्ण हमारे जीवन कौशल होते हैं, जिस प्रकार से फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय ज्ञान होना उसका आवश्यक है। एनवायरमेंटल लिटरेसी यानी पर्यावरणीय साक्षरता होना उसका आवश्यक है कि किस प्रकार से पर्यावरण और वित्तीय सेवाएं इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। कौशल विकास की इसमें बात की गई है। फोर्थ है बेसिक एजुकेशन यानी आधारभूत शिक्षा। फिफ्थ है कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी जो शिक्षा दी जा रही है उसे लगातार आगे बढ़ाए रखना। राइट। अब इसमें बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? डोर टू डोर सर्वे होगा। साथ ही साथ इसका जो पोर्टल है उस पर कोई व्यक्ति जाकर अपना पंजीकरण भी कर सकता है। अ पर्सन कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द पोर्टल ऑफ NILP फॉर दी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब ये हमने न्यूज पढ़ी क्यों है, ये स्कीम पढ़ी क्यों है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के दिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा क्या हुआ है, साक्षरता को और पूर्ण साक्षरता दोनों को डिफाइन किया गया है। हमारे लिए काम की बात क्या है? लिटरेसी है, साक्षरता, और एक है 100% और फुल लिटरेसी यानी पूर्ण साक्षरता। ये दो तरह हमें पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले साक्षरता की। साक्षरता का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड compute with comprehension, that is identify, understand and interpret, create along with the critical life skills। जो हम पढ़कर निकले सारी बात वो बोली गई है। तो मतलब क्या है? यानी किसी व्यक्ति की ऐसी योग्यता जिससे कि पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता हो, अंडरस्टैंड यानी जो लिखा गया है, दिया गया है उसे समझ सके, इंटरप्रेट कर सके यानी उससे उसका व्याख्या कर सके और साथ साथ क्रिएट कर सके यानी कुछ अपने विचारों से कुछ लिख सके, बना सके। ये सब अगर उसमें एबिलिटीज हैं तो उसे कहा जाएगा साक्षर। और अलोंग विद दी क्रिटिकल लाइफ स्किल यानी ये हमारे कुछ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स इस प्रकार से हैं। आप जानते हैं आजकल वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। तो उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास, वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए। ये अगर साक्षरता उसकी, ये सभी क्वालिटीज उसके पास है, उसे कहा जाएगा साक्षर। अब 100% लिटरेसी क्या होगी या फुल लिटरेसी क्या होगी? इट विल नाउ बी डिफाइंड एज दी अचीविंग 95% ऑफ लिटरेसी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के नागरिकों में अगर 95% लोग इस योग्यता को हासिल कर लेते हैं तो उन्हें कहा जाएगा 100% और फुल लिटरेट स्टेट कहा जाएगा। क्लियर? ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डिजीज की। ये है लेप्टोस्पायरोसिस। अब आपको बताना है कि ये डिजीज, ये बीमारी किसके द्वारा होती है। 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंगस यानी कवक, फोर्थ है हमारा प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। इसे कहते हैं रैट फीवर यानी चूहे का बुखार कहते हैं। वो मेनली चूहे के अवशेष से होता है, ये जो उनका एक्सक्रीट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे होता है। क्लियर? हम बात करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। अभी बीमारी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसके केसेस जो हैं केरल में देखे गए हैं। कुछ वर्ष पहले अलग अलग राज्यों में भी देखे गए थे, बट रिसेंटली केरल के अंदर इसका आउटब्रेक देखा गया है। द लेप्टोस्पायरोसिस इज ऑल्सो नोन एज रैट फीवर। क्यों? बिकॉज इट इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया
which is found in the urine of animals. एनिमल कौन सा? जो चूहा है उसके यूरिन में, उसके मूत्र में इस प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है जिससे की बीमारी होती है। क्लियर? और इट कैन अफेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज द एनिमल, इंसानों और जानवरों दोनों को इन्फेक्ट करने का क्षमता रखती है। अब ये होता कब है? जब मान लीजिए किसी पानी में या मृदा में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल है यानी संक्रमित पशु है, संक्रमित जानवर है, उसका यूरिन आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उस यूरिन के संपर्क में आने से मृदा यानी सोइल और वाटर दोनों कंटेमिनेट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, और उस दूषित जल या दूषित मृदा के संपर्क में व्यक्ति आता है तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति को भी इन्फेक्ट करेगा थ्रू दी स्किन ब्रेक, यानी जो हमारे त्वचा होती है इससे हो सकता है, वुंड वुंड होते हैं, हमारे घाव होते हैं, उससे भी इन्फेक्ट व्यक्ति हो सकता है। क्लियर? और मेनली कहाँ होता है, ऐसे एरियाज में जहां पर बाढ़ आई हो यानी फ्लड एरिया हो, यानी पानी का भराव अधिक हो, उस क्षेत्र में इसके फैलने की, इस बीमारी के फैलने की संभावना सर्वाधिक रहती है। और ध्यान रखिएगा, ये बीमारी है, इसमें मृत्यु दर काफी अधिक है, अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो इसका अब प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, हेडेक होना, फीवर होना, रेड एज, आंखें लाल होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, रैशेज यानी चक्कर पड़ना, और डायरिया यानी उल्टी दस्त होना, हेडेक होना, हाई फीवर होना, चिल्स होना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट अगर नहीं हो, मान लो ये बीमारी होगी किसी को, अब ट्रीटमेंट अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलने से क्या होगा, इट कैन लीड टू किडनी डैमेज, यानी जो किडनी है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मेनिंजाइटिस, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी और हमारा ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ब्रेन, अराउंड द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कोर्ड। नेक्स्ट होता है लीवर फेलियर, हमारा यकृत है वो भी फेल कर सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी श्वसन प्रक्रिया को भी इससे कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचता है इस डिजीज से। और इवन हमने पढ़ा है कि इसकी जो मृत्यु दर है काफी अधिक है, तो फैटल डिजीज भी हम कह सकते हैं इसको। अब ये क्या होता है, ये बीमारी है ना, इट द इलनेस लास्ट फ्रॉम ए फ्यू डेज टू 3 वीक्स, लगभग 3 दिन तक ये सस्टेन कर सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। बट देखा जाए अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होगा तो इससे व्यक्ति की जान जाने का संभावना रहती है। अब जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हेवी रेनफॉल हो, और या फिर वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो, सर्वाधिक अधिक बहुत अधिक बारिश हो, या फिर वहां पे जल भराव की समस्या हो, उस क्षेत्र में ये बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस देखने को मिलती है, मेनली ड्यूरिंग दी मानसून सीजन, यानी जो मानसून पीरियड है उसके अंदर होता है मेनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आपसे इसलिए पूछा गया है, उसका कंटेस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में से कुल 6 भाषाएं हैं जिनको क्या दिया गया है, स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन गिवन टू दी 6 लैंग्वेज। आपको बताना इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। संस्कृत है, इसे मिल चुका है 2005 में, मलयालम, तेलुगु, इन दोनों को मिल चुका है, हिंदी को नहीं मिला है। कितनी बड़ी बात है, हिंदी को ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। 6 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 6 भारतीय भाषाएं हैं, उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। अब आपको बताऊं कौन कौन सी भाषाएं, जैसे कि पहले तमिल है, 2004 में मिला, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और ओडिया 2014 में। तो लेटेस्ट जो लैंग्वेज कौन सी, वो ओडिया है। सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी हुई थी, तमिल हुई थी। दो नाम आपके 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, कुल 6 भाषाएं, 6 भाषाओं के नाम पता होने चाहिए। पहली भाषा कौन सी है जिसे ये दर्जा मिला है, तो तमिल भाषा है। लास्ट भाषा कौन सी है, तो ओडिया है, जिसे मिला है 2014 में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये टेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं मेमोराइज करने के लिए। अब जो है हमारी सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो है शास्त्रीय भाषा है, इन्हें कहाँ पर स्थान मिला हुआ है, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर इनका वर्णन मिलता है। अब क्या आधार है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। अब हम जानते हैं 22 भाषाएं, अब सभी तो भाषाएं योग्य नहीं होगी, तो क्या ऐसा पैमाना हो जिसके आधार पर ये पता चल सके ये भाषा शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए सरकार के द्वारा कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, वो देखते हैं कि ऐसी भाषा जिसमें कि पिछले 1500 से 2000 वर्षों के अर्ली टेक्स्ट, मतलब प्रारंभिक हमें लेख मिले हों, या उनकी इतिहास, दर्ज इतिहास मिला हो 1500 से 2000 वर्ष पुराना, पहला है। दूसरा है उस भाषा को बोलने वाले लोग क्या करें, उस भाषा के एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट का बॉडी है, यानी उस भाषा के, उस जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके एंशियंट टेक्स्ट से संबंधित कोई निकाय है उसका सम्मान करे, उसको मानने का दर्जा
उन लोगों ने दिया हो जो उस भाषा को बोलते हैं। द बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द लैंग्वेज स्पीकर्स, मतलब संबंधित भाषा के जो टेक्स्ट हैं वो संरक्षण के लिए जो निकाय बनाया जाता है वो विरासत माने कौन लोग, जो उस भाषा को बोल रहे हो। थर्ड है हमारा द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल, यानी कि जो लिटरेचर है, शास्त्र है, वो क्या हो, उसके द्वारा लिखे गए जो जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो ओरिजिनल हो, मतलब उनका जो कंटेंट है किसी और भाषा से नहीं लिया गया, that should not be borrowed from the another speech community. थर्ड फोर्थ हमारा द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, यानी वर्तमान में जो भाषाएं बोली जा रही है और जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज यानी प्राचीन भाषा, इन दोनों के मध्य कोई मेल नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्राचीनतम भाषा हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं क्या करे, वर्तमान जो उसका रूप है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर उसमें हो सकता है। हम जानते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वर्ड्स एज वेल एज द लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी। अब बात करें इसके बेनिफिट, अगर किसी भाषा को दर्जा मिलता है शास्त्रीय भाषा का, उसका लाभ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये लाभ इसलिए मिलता है कि शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो क्या होता है कि दो टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस दिस हेड लैंग्वेज, यानी उस संबंधित भाषा के दो स्कॉलर्स, दो विद्वानों को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। पहला। दूसरा क्या होगा, उस भाषा में रिसर्च के लिए क्या बना जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना जाएगा फॉर दी स्टडी इन दी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब दूसरा क्या होता है, हम जानते हैं अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो क्या होता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जो है इसकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी केंद्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो, एटलीस्ट उसकी पोस्ट क्रिएट करें, यानी नंबर ऑफ चेयर्स उस विषय से संबंधित प्रोफेसर की, उस समय उस विषय से संबंधित स्कॉलर्स विद्वानों की चेयर बनाई जाए। अब कंटेस्ट संदर्भ क्या है, देखिए संदर्भ सिंपल सा है कि तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषा के लिए एक स्पेशल सेंटर है। कौन सा है, स्पेशल सेंटर्स जो बनाए गए, विशेष केंद्र बनाए गए हैं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषा के लिए। इन केंद्रों का कहना है कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें स्वायत्तता दी जाए, ताकि हमारी एफिशिएंसी यानी इफेक्टिवनेस, हमारी प्रभावशीलता को हम बना सकें रिसर्च में, अलग अलग काम के अंदर। ये तो रहा पहला पार्ट। दूसरा, आप जानते हैं हम 6 भाषाएं पढ़ी, 4 भाषाओं का केंद्र एक है जो तमिल भाषा है, तमिल के लिए अलग केंद्र है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ये सीसीआईटी है, सीआईसीटी, इसकी स्थापना की गई थी इन द ईयर 1969 एट मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में स्थापना की गई है और अधीनस्थ ऑफिस है। इट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संस्था है, अधीनस्थ ऑफिस है, अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना मैसूर में 1969 में की गई थी। अब बात करते हैं तमिल संस्कृत भाषा की। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो कर रही है संस्कृत भाषा को प्रमोट। हमने पढ़ा है 22 भाषाओं के प्रमोट के लिए सरकार काम करती है, बट जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है उनके लिए भी काम कर रही है। तो कुल केंद्र की 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के माध्यम से संस्कृत भाषा में रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ सरकार फंड भी कर रही है, जिससे क्या हो, उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों संस्कृत विषय में उनको क्या मिले, डिप्लोमा मिल सके, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट दिए जा सके। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अलग अलग कार्य होंगे, उनके लिए सेपरेट फंड नहीं मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो राइट आंसर जो इसका है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विच इज हिमाचल प्रदेश। हम थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। इसे विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और अब ये राज्यपाल महोदय के पास प्रस्तुत है कि उनके असेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए। आप जानते हैं अंडर आर्टिकल 201 राज्यपाल जो है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसेंट के तहत ये रिजर्व किया गया है और इसे ध्वनि मत से पारित किया गया है। अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम बताइए आप कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया था इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द वीमेन। वो टास्क फोर्स थी, ध्यान रखिएगा आप, जया जेटली टास्क फोर्स थी। उसका काम था
कि शादी के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को किस प्रकार बढ़ाए, कितना बढ़ाएं, इसके लिए बनाई गई थी जया जेटली टास्क फोर्स। कौन से नाम था ये, आप नाम याद रखिएगा, जया जेटली टास्क फोर्स। का बेसिक काम क्या था कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु के बारे में इसको रेज करना, कितना 21 ईयर्स, राइट। इनके रिकमेंडेशन थी, अभी तक इस पे कोई फाइनल फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, क्या पता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। वहाँ के संबंधित राज्य के हिमाचल के जो हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर है धनी राम शांडिल जी, उन्होंने कहा है हम एज इसलिए बढ़ा रहे हैं, बिल इसलिए पेश किया गया है टू प्रोवाइड जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता देने के लिए महिलाओं को, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में क्या होता है, अगर जल्दी विवाह हो जाएगा, बाल विवाह हो जाएगा, तो उससे क्या नुकसान होगा कि जो लड़कियां हैं वो अपनी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी ड्यू टू दियर फैमिली ऑब्लिगेशन। इसे दूर करना पहला। दूसरा कारण तीसरा है कि कहीं ना कहीं अगर अर्ली एज में मैरिज होती है, शादी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के समय महिलाओं की, बच्चियों की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। सो इट गिव्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ द गर्ल्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करें, अभी क्या होगा, ये कानून जो है राज्य की सीमाओं के तहत सभी निवासी जो रह रहे हैं उन पर लागू होगा, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिन्होंने शादी की हो। तो देखिए कौन कौन से एक्ट हैं जो इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो पहला होगा कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। नेक्स्ट है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ, ये 1937 का कानून है, ये भी इससे इम्पैक्ट होगा। और साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इन सभी पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, अंडर आर्टिकल 254, आर्टिकल है आर्टिकल 254, आर्टिकल 254(1), ये क्या कहता है, आप जानते हैं कि संविधान में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पहली सूची है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में उल्लेखित किसी भी विषय पर संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया है और उसे बदलने के लिए राज्य सरकार कोई कानून लेकर आती है, परंतु वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कहीं ना कहीं अगर रिप्रेजेंट है या कहीं ना कहीं उसकी विरोधाभासी है टुवर्ड्स दी सेंट्रल लॉ, वो जो पार्ट जो कि विरोधाभासी है केंद्रीय कानून के, उस भाग को शून्य माना जाएगा। The part which is in contradicted to the provisions of the central government and central government made by the state government will be declared void। क्लियर, ये बात की गई है आर्टिकल 254(1) के अंदर। ऐसा क्यों करें, हम जानते हैं कि 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में लाया गया था। और जब राज्य सरकार ये कानून पास कर रही है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब मैरिज और डाइवोर्स किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, और इस विषय पर जो है राज्य सरकार ने कानून बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेक्शन कहता है, आर्टिकल 254(1) कहता है कि यदि केंद्र द्वारा किसी विषय पर कानून बनाया गया है समवर्ती सूची में, और राज्य सरकार उसी विषय पर कानून बनाती है, और कहीं ना कहीं उस कानून के, उस विधेयक के कुछ प्रावधान असंगत हो किसके, केंद्रीय कानून के, तो उस भाग को राज्य सरकार का स्वतः हटा माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 254(2), अपवाद का क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, जो राज्यपाल है वो क्या करेंगे, the concerned governor of the state will reserve a bill for the presidential assent। यानी इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए, राष्ट्रपति के निर्णय के लिए, राष्ट्रपति हेतु ये बिल, विधेयक, ये जो विधेयक है बिल, इसको रिजर्व यानी आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हुआ क्या है, राज्यपाल महोदय के पास ये बिल गया हुआ है, वो सहमति देंगे या नहीं देंगे दूसरा पक्ष है, और क्या वो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स राष्ट्रपति के पास। क्लियर। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल के राज्यपाल महोदय कौन है, तो श्री शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आप आर्टिकल्स हैं, क्या आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 254(1) और आर्टिकल 254(2) क्यों पढ़ा है, बिकॉज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 is being amended by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। योजना है स्पाइस योजना, स्पाइस योजना है। आपको बताना है ये योजना किस संस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय, तीसरा है भारतीय मसाला बोर्ड, चौथा है चाय बोर्ड, भारतीय चाय बोर्ड। राइट आंसर इसका स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट। अभी ये योजना क्यों लॉन्च की गई है? ये योजना इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है, इस पूरे साइकिल के अंदर हम क्या करें, हम करें वी वांट टू एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, यानी हम चाहते हैं हमारे मसालों का निर्यात बढ़े अलोंग विद द वैल्यू एडेड स्पाइसेस प्रोडक्ट। यानी आप सभी जानते हैं मसाला उत्पादन के बाद उनमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, उनका मूल्य संवर्धन होता है, उनमें अलग अलग क्वालिटीज एड ऑन की जाती है ताकि उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम, इलायची की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है अपग्रेडिंग दी पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस फॉर एक्सपोर्ट, यानी उत्पादन के बाद क्या होता है, हम कहीं ना कहीं क्वालिटी ऐड करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदेशों में, उसको इंप्रूव करने के लिए योजना लॉन्च की गई। इस योजना का पूरा नाम क्या है तो आप पढ़ लीजिए, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइसेस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। काफी लंबा नाम है, आप ध्यान रखिएगा। स्पाइस योजना है वो किसने लॉन्च की है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, ये हमारे लिए बोर्ड जो है ना, स्पाइसेस बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसे बनाया गया थ्रू एन एक्ट। कौन सा एक्ट है? स्पाइसेस बोर्ड एक्ट ऑफ 1986। स्थापना कब होती है? 1987 के अंदर। और ये किसके अधीन काम करता है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बनाया कैसे गया है। तो एक कार्डमम बोर्ड यानी इलायची बोर्ड था, और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी, उसको मिलाकर बनाया गया है 1987 के अंदर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरल के अंदर। क्लियर? या कुछ फिक्स फैक्ट है इसकी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी बोर्ड की, भारतीय चाय बोर्ड के बारे में। ये कहाँ है? देखिए, इसकी स्थापना होती है 1954 में एज पर दी टी एक्ट ऑफ 1953। इट इज आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है। और ये किसके अंदर काम करता है? इट कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करती संस्था ये। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। और ध्यान रखिएगा इसके भारत के बाहर दो केंद्र भी हैं। कहाँ पर है? दुबई और मॉस्को के अंदर। तीन बातें हैं, 1954 के अंदर बना है, कोलकाता में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। और भारत के बाहर ही दो बोर्ड हैं, दो जिसके ओवरसीज ऑफिसेज हैं दुबई और मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लीस्टेंथस दीक्षा भूमिया किसकी प्रजाति है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वायरस, मछली, जानवर, पौधा। तो राइट आंसर इसका है पौधा। एक प्लांट है जो मिला है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंदर। क्लियर? तीन बॉटनिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि इस प्रकार का एक पौधा है जो मिला है, जिसका नाम है क्लीस्टेंथस दीक्षा भूमियाना। तो क्या किया है कि नागपुर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या किया है, क्लीस्टेंथस कॉलिनस प्लांट को आइडेंटिफाई किया है इन दी बंदारा डिस्ट्रिक्ट के अंबागढ़ वन के अंदर। अंबागढ़ फॉरेस्ट है बंदारा डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर इसको आइडेंटिफाई किया है, जिसका नाम है क्लीस्टेंथस दीक्षा भूमियाना। दीक्षा भूमियाना क्या है? दीक्षा भूमिया है, उनको उनके उनको ऑनर करने के लिए किया गया है। क्लियर? इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, गराडी कहते हैं इसको, गराडी इन दी लोकल लैंग्वेज। इसका जो उच्चारण कुछ और भी हो सकता है, बट गराडी कहते हैं इसको इन दी लोकल लैंग्वेज। तो दीक्षा भूमि है, उनके सम्मान के तौर पर इनको दिया गया है क्लीस्टेंथस दीक्षा भूमियाना। इसमें क्या है, एक प्रकार लाल कलर के फ्रूट्स और ब्रांचेस देखने को मिलती है, हम देख चुके हैं ये वाली लाल कलर का फ्रूट है और इस प्रकार की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है क्लीस्टेंथस दीक्षा भूमियाना में। ये विश्व में क्या है, 135वीं प्रजाति है अंडर दी क्लीस्टेंथस कॉलिनस। ये जीनस है, इसके तहत जो प्रजाति पाई जाती है उसका 135वां रूप है। भारत के अंदर 9वां ये प्लांट स्पीसीज पाया गया है। क्लियर? अब कुछ न्यूज की बात करते हैं कि 49th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो का है, आप बताइएगा टोरंटो का है, वहां पर होने वाला है अंतरराष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन। वहां पर भारत के जो राज कपूर की 1951 की फिल्म थी आवारा, ये जो है वहां पे शोकेस होने वाली है। क्या है कि बेसिकली मूवी है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इसको क्या रिस्टोर किया गया है बाय दी नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, एनएफआई के द्वारा। एक भारत का मिशन है, भारत का मिशन है जिसका नाम है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, और राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन। इसके तहत क्या हो रहा है, दो संस्थाएं हमारी, कौन कौन सी संस्थाएं? एक तो हमारी है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत का है, इसके द्वारा, और एनएफए के द्वारा मिलकर जो है पुरानी फिल्म्स का, जो पुरानी फिल्म्स है उन ऐसी अच्छी फिल्म्स इनको इनको क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, और उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम शोकेस भी कर रहे हैं। तो 13 सितंबर को होने वाला है टोरंटो के अंदर आवारा फिल्म का प्रेजेंटेशन। और इसे कौन फंड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको फंडिंग दी जा रही है। कंप्लीट। अच्छा,
एक राजस्थान के उदयपुर में एक जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ हुआ है? जीएसटी भवन बनाया गया है राजस्थान के उदयपुर में, अंडर दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईटी है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी है, उसके तत्वावधान में कहाँ बना है? उदयपुर के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ है वर्तमान में। और सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? श्री संजय अग्रवाल जी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन कौन है? श्री संजय अग्रवाल जी। साथ ही साथ क्या हुआ इस इवेंट के दौरान? एक आईस टैब आईसीईटीएबी वर्जन 2.0 लॉन्च किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये किस लिए है? फॉर दी कस्टम्स ऑपरेशन, यानी सीमा शुल्क विभाग है उसके आसानी के लिए आईस टैब नाम का एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। इसका बेसिक काम क्या होगा? इट विल हेल्प इन अपलोडिंग रियल टाइम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आप जानते हैं कस्टम्स क्लियरेंस के अंदर क्या होता है, अलग अलग गुड्स भारत के अंदर इंपोर्ट होते हैं, उसके लिए कस्टम क्लियरेंस चाहिए, उससे संबंधित सारी रिपोर्ट्स हैं उनको रियल टाइम पे क्या होगा? अपलोड कर पाएंगे, एंड एज वेल एज दी इट विल एनहांस दी क्विक क्लियरेंस ऑफ दी कार्गोस, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, एनएमआर पोर्टल के किसने लॉन्च किया है? तो भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे जेपी नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया इन दी इवेंट एट दी न्यू दिल्ली। और इसमें क्या होगा? इट विल हेल्प द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एमबीबीएस डॉक्टर्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ऐसे डॉक्टर जिन्होंने 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री ली हो उन सभी का पंजीकरण इस पोर्टल पर होने वाला है, जिससे कि ये पता लगा सके कौन तो लेजिटिमेट, कौन ऑथेंटिक डॉक्टर है, कौन ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं है। तो क्या होगा? इट विल स्ट्रेंथन द डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा किस जिले में कितने डॉक्टर हैं, किस स्टेट में कितने डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार की अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है लाइक कोविड, उस समय हम क्या होगा उस कंडीशन से इजीली और इफेक्टिवली डील कर पाएंगे, राइट। और मंत्री जी के द्वारा कहा गया है एक इसी प्रकार का सेम रजिस्टर बनाया जाएगा फॉर दी पैरामेडिकल स्टाफ एज वेल एज दी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट। अब इसमें क्या होगा? एनएमआर जो है ना, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, इसमें क्या होगा? डॉक्टर का आधार आईडी है उससे एकीकृत किया जाएगा। डॉक्टर आधार आईडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद दी पोर्टल। इससे क्या होगा? ये पहचान हो सके कि ये अमुक डॉक्टर जो पर्टिकुलर डॉक्टर ऑथेंटिक है या नहीं, प्रमाणित डॉक्टर है या नहीं, राइट। जो हमारी केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है अनुप्रिया पटेल जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे हैं जेपी नड्डा जी। अच्छा, अब बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। ये कब बना था? देखिए, एनएमसी के लिए कानून लाया गया था इन द ईयर 2019, और इससे पहले क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई था, जिसको अबोलिश करके 2020 में बनाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन। ये आपको याद रखना है। अब इसका काम क्या है? इसको एक जिम्मेदारी दी गई है दैट दी एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ईएमआरबी। इसका बेसिक काम क्या रहेगा? भारत में जितने भी डॉक्टर हैं उनका क्या करना? नेशनल रजिस्टर डेवलप करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ताकि सरकार को समय समय पर ये पता रह सके कितने डॉक्टर कितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। क्लियर? जिसमें क्या होगा? उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, और उनकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज, यानी वैध जो इनकी योग्यता है उनका इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर दी हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी आम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नई दिशा निर्देश जारी किए। वो हम पढ़ते हैं क्या है? एक हमारे पास पोर्टल है जिसकी शुरुआत की गई थी इन दी ईयर 2007 में बनाया गया सीपी ग्राम। क्या है सीपी ग्राम? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सीपी ग्राम क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पेंशन के अंदर काम करता है। ये शुरुआत की थी इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2007। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? 21 दिन के अंदर जो भी शिकायत मिलती है उसको 21 दिन के अंदर क्या करना? सॉल्व करना, रिजोल्व करना। पहले कितनी टाइमलाइन थी? जो 2022 की पॉलिसी थी उसके तहत 30 दिन का टाइम दिया गया था, इसे कम करके 2024 में 21 दिन कर दिया गया है। मतलब 3 वीक के अंदर ही इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, 21 दिन के अंदर। अब क्या होगा? हर मंत्रालय और हर विभाग के अंदर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो कि डील करेंगे विद दी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दी ग्रीवांसेस। नेक्स्ट क्या होगा? हर विभाग और मंत्रालय में एक डेडिकेटेड ग्रीवांस सेल, एक समर्पित शिकायत से प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि जो भी स्कीम चलाई जा रही है, जो भी कार्यकलाप किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी डिसेमिनेट करना, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात कर ली है कि इसमें पहले प्रावधान था कि 30 दिन के अंदर किसी शिकायत का निवारण होना था, वो कम करके 21 दिन कर दिया है। अब इसमें क्या होगा? एक फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की तो उसे फीडबैक कैसे मिलेगा कि उसकी शिकायत का निवारण हुआ या नहीं हुआ? तो द फीडबैक ऑन डिस्पोज ग्रीवांसेस शैल बी सेंट टू दी
सिटीजन बाई एसएमएस एंड ईमेल, यानी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसको ईमेल के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी कि उसकी ग्रीवांस, उसकी शिकायत का निवारण हो चुका है। साथ ही साथ फीडबैक शैल बी कलेक्टेड थ्रू दी फीडबैक कॉल सेंटर, यानी एक फीडबैक कॉल सेंटर होगा। तो बेसिक काम जो होगा उस व्यक्ति को कॉल करके पूछना कि आपकी शिकायत दूर किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मंथली बेसिस पर, यानी मासिक प्रति माह जो क्या होगा, एक ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स यानी सूचकांक जारी किया जाएगा, जिससे पता लग सकता है किस मंत्रालय के अंदर कितनी, किस विभाग के अंदर कितनी शिकायतें, कितनों का निवारण किया गया, कितनी एफिशिएंसी है उनके अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, एक सेवोत्तम स्कीम है। ये सेवोत्तम स्कीम ध्यान रखिएगा, ये इसकी शुरुआत हुई थी इन दी ईयर 2006, और इस योजना के तहत क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होंगे यानी शिकायत निवारण अधिकारी होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एट दी 36 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट न्यूज आज की, प्रबोध चैटबॉट्स। प्रबोध चैटबॉक्स क्या है, देखिए ईस्टर्न रेलवे के द्वारा वेस्ट बंगाल में संस्थान है, इसका नाम है कांचरापारा वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके द्वारा ये प्रबोध चैटबॉक्स जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, रेलवे के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी नए नियम दिए जाएंगे वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा, यानी कार्मिक विभाग है यहाँ, डेवलप्ड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी जो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे कि जितने भी कार्मिक हैं उनको समय पर रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी मिल जाए, ताकि उनको टाइम बाउंड मैनर में उनको फॉलो कर सकें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। देखिए आज का टाइम पूरा हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको इस टॉपिक पर, कोई सुझाव हो तो आप मुझे बताइए, हम चाहेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में एड ऑन कर लें। जो स्कीम बताइए आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एपीवाई अटल पेंशन योजना, वी विल डिस्कस दो स्कीम इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक आप जो आपको क्वेश्चन दिए गए 3 क्वेश्चन, उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।